नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएनएसडी शिक्षा निकेतन कानपुर के ई संवाद न्यूज लेटर के चैप्टर 1 में। मैं हूं होस्ट गौरी जायसवाल, क्लास 11th। और मैं हूं होस्ट क्षितिज राजपूत फ्रॉम क्लास 11th। और आज हमारे साथ एक ऐसे भैया हैं जिन्होंने क्लास 9 से ही लगातार शानदार प्रदर्शन किया। क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ साथ क्लास 12th में भी इन्होंने टॉप करा। यही नहीं बल्कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इन्होंने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1923 को प्राप्त कर विद्यालय के गौरव को बढ़ाया और कानपुर सिटी के सेकंड टॉपर रहे। इनका चयन देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT BHU वाराणसी में हुआ। आज की इस बातचीत में हम इनसे जानेंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, परंतु सही रणनीति और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। तो स्वागत करते हैं भैया दिव्यांश कुमार गुप्ता जी का। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने इस सफर के बारे में कुछ बताइए। वेल फ्रैंकली बताएं तो ये सफ़र आसान तो नहीं था। हर सफ़र में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं वैसे ही हमारी जर्नी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव है, पर उनको पेशेंटली हैंडल करना ही एक जर्नी को सक्सेस की ओर ले जाता है। तो वैसे ही आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी चाहिए। आपने क्लास 9 से जे एडवांस तक अपने टॉप परफॉर्मेंस लेवल को कैसे स्टेबल रखा? जैसे जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था, पहले तो 9th और 10th की बात करें तो जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था अगले दिन उसको दोहरा लेते थे, रिवाइज कर लेते थे। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो मेन की कंसिस्टेंसी ही है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, वही। क्लास 12 और जेईई दोनों को साथ लेकर चलना आसान नहीं होता, ऐसे में आपकी डेली रूटीन क्या थी? पहले तो क्लास 12th और जेईई दोनों का सिलेबस लगभग अलाइन करता है, और कई टॉपिक्स जो जेईई में ऐसे हैं जो 12th बोर्ड के स्कोप से बाहर हैं, तो उनको आप कोचिंग से या फिर सेल्फ स्टडी से भी कंप्लीट कर सकते हैं। और रही बात रूटीन की, तो सुबह 7 बजे हम स्कूल आ जाते थे। उसके बाद स्कूल से, चूँकि हमारा घर काफ़ी दूर था, तो हम डायरेक्ट कोचिंग चले जाते थे यहीं काकादेव। उसके बाद शाम को 7:30-8 बजे तक घर पहुँचते थे, कुछ देर रेस्ट करते थे, खाना वाना खा करके उसके बाद 9 से 12 फिर से पढ़ाई करते थे। और अपने आप को कंसिस्टेंटली चेक करने के लिए कि स्कूल बोर्ड के हिसाब से भी हम कहीं भी पीछे ना छूटें, हमने यहाँ के सारे टेस्ट बहुत अच्छे से दिए हैं और उनको एनालाइज भी किया है। आपने अपनी स्टडी लाइफ में कौन कौन सी बुक्स यूज़ की हैं? एज आई सी काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रही। बुक्स मैथ्स में हम ज़रूर कहेंगे कि ब्लैक बुक आती है बालाजी पब्लिकेशन की, वो काफ़ी हेल्पफुल रही। और फिज़िक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे साउंड वेव चैप्टर में आता है कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया, और एक इन्वर्टेड U2, मतलब ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट आते हैं। तो उसके लिए अगर आप थ्योरी, वैसे तो नोट्स में भी मिल जाती है, और बाकी आप SC भी प्रेफर कर सकते हैं उसमें, SC वर्मा बुक। बाकी केमिस्ट्री में ज़्यादातर नोट्स से ही हेल्प लें आप। आज भी बहुत बच्चों के मन में ये सवाल है कि क्या सक्सेस के लिए कोचिंग जरूरी है या सही दिशा में की गई सेल्फ स्टडी से भी सक्सेस मिल सकती है? सही दिशा में की गई सेल्फ स्टडी से भी सक्सेस मिल सकती है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पर जैसे हम अगर अपना बताएं तो हमने कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर किया। एंड आई हैव अ क्वेश्चन दैट्स नॉट ओनली माइन बट काफ़ी बच्चों का है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस लाइक फेसबुक, इंस्टा, इन सब से आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचाया? डिस्ट्रैक्शंस जैसे आपने अभी बोला कि फेसबुक, इंस्टा, ये सब हो गए। वेल हाँ, डिस्ट्रैक्शंस तो काफ़ी थे। जैसे सोशल मीडिया में आजकल इंस्टाग्राम काफ़ी चल रहा है, उसमें रील्स वगैरह हैं। तो एक चीज़ है कि आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको आज जा कर के कुछ मान लीजिए 5 सवाल करना है, तो आप पहले वो करेंगे, ना कि आप इंस्टा लेकर के बैठ जाएंगे, रील्स देखते रहेंगे। हाँ, आपका हो गया, अगर आपने कुछ अपने गोल सेट किए हैं डेली के, वो आपके पूरे हो गए हैं, फिर आपके पास अगर है तो फिर रिफ्रेशमेंट के लिए ठीक है वो। पर आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, मेन वो है। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए, तो जब आपका पढ़ाई का मन नहीं करता था या मोटिवेशन डाउन हो जाता था, तो आप उस समय क्या करते थे? हाँ, ऐसा कभी कभी होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं, तो उस समय मतलब पेरेंट्स से बात कर लेते थे, भाई से बात कर लेते थे, कभी कभी हाँ फ़ोन भी देख लेते थे, कोई मूवी वगैरह हो गई है ऐसा कुछ, या आप पार्क में टहल लो, सबसे अच्छा वही रहता है। नए टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग दैट रिवीजन, उसके बारे में आप क्या राय है और आप कैसे करते थे? रिवीजन जैसे जैसे जो आज पढ़ाया गया उसको आज जा कर के ही आप पढ़ लें, तो वो काफ़ी हद तक वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से स्टोर हो जाता है, जो काफ़ी लोग कहते हैं, पर वो अच्छा होता है। और बाकी एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेते थे। जैसे अगर किसी टॉपिक का मेरा एग्ज़ाम है, मान लेते हैं ग्रेविटेशन, रोटेशन, इस सब का एग्ज़ाम है,
तो आपके पास एग्ज़ाम के पहले आपको पता होता है कुछ दिन पहले कि एग्ज़ाम है, तो तब पढ़ लेते थे, रिवाइज़ कर लेते थे। हिसाब से जेई के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हमारी एक गलती भी रही कि लास्ट में मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम पे हमने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे इतने, मतलब बहुत कम दे दिए थे, उसकी फ्रिक्वेंसी हमने काफ़ी कम कर दी थी, उससे स्कोर पे काफ़ी इफेक्ट हुआ। और सेम चीज़ हमने मेन सेकंड अटेम्प्ट में भी की, तो ये नहीं करना है, मॉक टेस्ट देने चाहिए। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले काफ़ी बच्चे स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो उस समय आपने अपने स्ट्रेस को कैसे सँभाला? स्ट्रेस तो मतलब जैसे एग्ज़ाम का जस्ट अगर एक दिन पहले बचा है तो पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, अगर प्रैक्टिकली देखें तो, क्योंकि जो पढ़ना होता है वो आप पहले पढ़ चुके होते हैं। तो आप या तो सो जाइए या फिर वही है, कोई मूवी वगैरह देख लें, तो सही है। पेरेंट्स और टीचर्स का आपके इस सफर में कितना योगदान रहा? देखिए, पेरेंट्स और टीचर के योगदान को आप ऐसे बता नहीं सकते हैं, मतलब उनके बिना तो शायद कोई भी सफ़र नहीं हो सकता पूरा। तो उनका तो एक एक तरीके से, जैसे अगर हम परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना भी चाहें तो 90% 99% उन्हीं का है, बाकी तो हमें तो सिर्फ पढ़ना ही था उसमें। अभी जो बच्चे 9th और बोर्ड्स में उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वे भी आपकी तरह अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें? जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब जैसे जो स्कूल में भी पढ़ ही रहे हैं अभी 9th या 10th में, वो जेई के कुछ टॉपिक्स उठा लेते हैं, चैप्टर्स पढ़ने लगते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप ज़रूर करिए, लेकिन आप उसके लिए आप अपने बोर्ड को सेक्रीफाइस मत कीजिए, ये कहना चाहेंगे। मतलब जैसे हमारे साथ भी कुछ लोग थे, तो वो बोर्ड की जगह आगे का पढ़ने लगे थे, वो अच्छा भी है कहीं ना कहीं, पर अगर आप बोर्ड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए तो वो नहीं सही है। सक्सेस का आपका एक मंत्र क्या है? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ऐसी क्या गलती रही जिससे बाकी बच्चे आप तक सीख सकते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? काफ़ी गलतियाँ की, मतलब जैसे वो आप जब भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जर्नी में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें काफ़ी गलतियाँ होती हैं। उसमें से एक ऐसी गलती जो हमने की, 2 बार की, वो है कि मॉक टेस्ट हमने बहुत मिस किए। उसको आप लोग चाहें तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें आपको एक शब्द में ही आंसर देना होगा। तो शुरुआत करते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। मॉर्निंग या नाइट स्टडी? नाइट। नोट्स या बुक्स? नोट्स। ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टडी? ऑफलाइन। टी या कॉफी? बोथ। वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ फुली? डिसिप्लिन। वन बुक दैट एवरीबॉडी शुड रीड? कर्मभूमि उपन्यास है प्रेमचंद जी का, वो अभी हमने पढ़ा है, वो पढ़ना चाहिए। वन कोट दैट यू ऑलवेज रिमेंबर? लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। एनसीईआरटी मॉड्यूल्स, पीवाईक्यू, सेंगेज, इरडोप, एचसीवी जैसी कई बुक्स को बिना समय बर्बाद करे कैसे पढ़े? रिपीटेड क्वेश्चन से कैसे पढ़े? इन बुक्स में वैसे तो अगर आप रिवीजन के लिए, जैसे हमने किया था, रिवीजन के लिए एनसीईआरटी प्रेफर की थी लास्ट में, खास करके इनऑर्गेनिक के लिए, और बाकी समय इन्वेस्ट ही किया जाता है पढ़ने में, बर्बाद नहीं होता। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट को बराबर पेज पर रखने के लिए अपने टाइम को कैसे डिवाइड किया? वेल, कुछ खास टाइम डिवीज़न तो था नहीं, कभी कभी हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, कई कई दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो वो नीड के हिसाब से, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें काफ़ी नीड हुई थी कि अच्छे क्वेश्चंस और उसमें मिलते गए, तो वो लगाते गए और वो आगे एडजस्ट कर लिया था अपने हिसाब से। ये हर कोई अपने हिसाब से ही करना चाहिए, हर किसी को भी, इसका कोई वो नहीं। थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और एरर एनालिसिस के बीच में पूरे सप्ताह का बैलेंस कैसे बनाते थे? एरर एनालिसिस तो जैसे अगर कोई मॉक टेस्ट आपका हुआ है, उसके बाद आपका उसका रिजल्ट आया, उसका एनालिसिस आया, तो उसको आप एनालाइज करिए अच्छे से, उसमें जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं और जो आपने छोड़े हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं जो पेपर टाइम में आपने टाइम दिया फिर भी नहीं हुए, आप उनको दोबारा लगा सकते हैं, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो देख सकते हैं, आप उनको दोबारा लगा सकते हैं। जब कोई एडवांस लेवल क्वेश्चन करते हैं और नहीं कर पाए तो आप सीधे उसका सॉल्यूशन देखते हैं या फिर कोई अपनी अलग स्ट्रेटजी अपनाई है? प्लीज शेयर दिस। इसमें कई टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे अप्रोच ही नहीं होते हैं, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन दी गई है उसमें जो आपको नहीं समझ आ रही है, तो आपको आंसर नहीं देखना चाहिए उसमें, अगर मेरी माने तो उसको आप, ठीक है, आप ट्राई करते रहिए, एक बार नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, आगे काम कीजिए, फिर लौट करके उस पर दोबारा आइए, तो हो सकता है कि वो आपको उस समय क्लिक कर जाए। और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आते हैं जो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फिर भी उनका आंसर नहीं मैच करता,
तो हाँ, आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि जनरली उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है या कोई हल्की सी फॉर्मूला में एरर होती है। बट ऐसे जो खास करके एडवांस के लिए क्वेश्चंस होते हैं उनमें आंसर नहीं देखने चाहिए, क्योंकि मेनली उसमें अप्रोच ही मैटर करती है। अगर आपने आंसर देख लिया तो वो आपको सामने ही आ गई। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे एडवांस के क्वेश्चन है, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो या तो उसमें आंसर आपका गलत आएगा या तो नहीं आएगा, बीच का तो कुछ होता नहीं है। तो अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप उसे एक जगह नोट कर लीजिए, अपने टीचर से वेरीफाई करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए, वो आपको उसमें गलती बता देंगे आपके अप्रोच में। आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब शुरू करने चाहिए? चैप्टर खत्म होने के बाद, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, या जब टॉपिक चल रहा होता है तभी? जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा तो आप उसके बाद ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के लगा सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि एडवांस में ऐसा होता है कि चैप्टर वेप्टर नहीं होता, मतलब उसमें मिक्स ही आ जाते हैं कभी कभी, और कुछ जो क्वेश्चन स्पेसिफिक चैप्टर के होते हैं वो पूरे चैप्टर की नॉलेज के बाद ही होते हैं। तो हाँ, आप मेंस के क्वेश्चन लगा सकते हैं उसमें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास समय बहुत कम होता है और बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ऐसे क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हम मिनिमम हाई क्वालिटी क्वेश्चंस ले सकते हैं वहाँ से? आप अपने नोट्स रेफर कर सकते हैं उसके लिए। मतलब जैसे जब आप कोई चैप्टर चल रहा होता है आपका, तो उसकी आप काफ़ी अच्छी सॉल्विंग करते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने उनमें कुछ नया सोचा होता है, या फिर अगर कोई क्वेश्चन जैसे अभी आपने पूछा था कि अटक गया है तो सर कुछ नई अप्रोच बताते हैं उसमें, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में जब जैसे बेसिकली जब रिवीजन का टाइम आता है टेस्ट से पहले, तो आपको मेरे हिसाब से वही करना चाहिए, क्योंकि और कोई आप बुक लगाएं उससे अच्छा है कि जो आपने एक बार मेहनत करके नोट्स बनाए उनको पढ़िए, उनको रेफर करिए। आपके हिसाब से क्या रोज 10-12 घंटे पढ़ना जरूरी है, या 5-6 घंटे में भी काम चल जाता है? 10-12 घंटे की कोई ऐसी नीड नहीं होती। जैसे मतलब कभी कभी ऐसे भी टाइम आएगा कि 2 ही 3 घंटे, मतलब अब डे पे डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है आपका मन नहीं है कभी, या फिर कहीं बाहर जाना पड़ गया, या फिर कोई और काम आ गया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपका ये है कि आपने जो भी डेली टास्क बनाए हैं अपने, वो पूरे होने चाहिए। फ्रेंड्स और पढ़ाई को कैसे बैलेंस करें एक साथ? जनरली जो फ्रेंड्स होते हैं वो स्कूल फ्रेंड्स हैं, पिछले स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कोचिंग के फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स को मैनेज करने की ऐसी कोई नीड होती नहीं है। मतलब वो भी अब समझते हैं कि ये अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो भी, और बल्कि सपोर्ट ही करते हैं, उसमें ऐसा कोई मैनेज करने वाली नहीं है। आपके हिसाब से हेल्थ और स्लीप कितनी जरूरी है? बहुत ज़्यादा। स्लीप तो खास करके बहुत ज़्यादा, मतलब आप अगर 8 से 9 घंटे की स्लीप चाहिए होती है, 6 से 8। लेकिन आपने बताया कि आप सवेरे 7 बजे उठते थे और 12 बजे सोते थे, तो ये बस 7 घंटे हो गए। हाँ, कुछ दिन मतलब जैसे जब भी टाइम हो आपके पास, जैसे किसी दिन आपको स्कूल नहीं जाना है या फिर अगले दिन छुट्टी है स्कूल की, मान लीजिए गेस्टेड हॉलीडे है, तो हाँ, आप उस दिन अगर आपके पास टाइम है तो आप सो जाइए। एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें? एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस कई बार हमारा भी गिरा है, पर वो मेनली इसी से कि स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपसे 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पर फिर आप अपना फेवरेट टॉपिक ढूंढने लगिए उसमें, उसके क्वेश्चन करिए, बाकी सब सही हो जाता है। ये काफी बच्चों का सवाल है और मेरा पर्सनल सवाल भी है कि टॉपर्स की हॉबीज क्या होती है? टॉपर्स की तो नहीं कह सकते, पर हम अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं आपको, कि जैसे फिज़िकल फिटनेस मेरे लिए तो काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए जब भी, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम करते थे कि 1-2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद बॉडी स्ट्रेच कर लेते थे, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत, पार्क में रनिंग के लिए चले जाते थे कभी कभी। ये रोज़ तो नहीं हो पाता है, पर जैसे कभी मन नहीं हुआ कुछ करने का तो ऐसे ही बाहर निकल लिए, टहल लिए। तो आज आपने हमारे साथ अपनी सफलता और अनुभव के सूत्र साझा किए हैं, और अंत में आपने हमें जो इस पॉडकास्ट में जो बातें बताई हैं वो मेरे और मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक और मार्गदर्शन का स्रोत बनेंगी। और अंत में मैं एक संदेश देना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि बड़े सपने देखिए, लेकिन उससे भी बड़े प्रयास कीजिए। हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाइए, सफलता जरूर ही आपके कदम चूमेगी। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ इस पॉडकास्ट का समापन होता है। धन्यवाद।